नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि चाचा और भतीजे के बीच ज़मीन का बंटवारा कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने यह ग्राफ लिया है। इसमें यहाँ पर दो भाई है, ठीक है। एक भाई ये है और एक भाई ये है, ठीक है। और इन लोगों के नाम पर यह ज़मीन का टुकड़ा है और एक ज़मीन का टुकड़ा यह है। अब क्या होता है कि इस भाई की मृत्यु हो जाती है। क्या होता है? इस भाई की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इस व्यक्ति के स्थान पर इस ज़मीन और इस ज़मीन के सरकारी कागज़ में, ठीक है, इन लोगों के नाम दर्ज हो जाएंगे। किनके? इसके जो वारिस है, बेटे जो है, उनके नाम दर्ज हो जाएंगे। अगर बेटियां होगी तो बेटियों के भी नाम दर्ज होंगे। पत्नी अगर है इसकी जीवित, इसकी मृत्यु के समय, तो उसके नाम भी इसमें दर्ज होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस व्यक्ति के स्थान पर जब इस ज़मीन के सरकारी कागज़ में और इस ज़मीन के सरकारी कागज़ में इन लोगों के नाम दर्ज हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यह व्यक्ति जो है, यह इनका क्या लगेगा? चाचा हो जाएगा। यह व्यक्ति जो है ये चाचा हो जाएगा और ये लोग जो है ये भतीजे हो जाएंगे। अब इन लोगों का जो है, इन लोगों का और इस व्यक्ति का जो है, अर्थात भतीजे और चाचा के बीच में इस ज़मीन का बंटवारा किस प्रकार से हो सकता है, उस कार्यवाही को आगे इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो देखिए दोस्तों, जब यह ज़मीन और यह ज़मीन जो है इस व्यक्ति और इस व्यक्ति के नाम पर थी, तो इन दोनों खेत में इस व्यक्ति का और इस व्यक्ति का जो है कितना हिस्सा था? 1/2 हिस्सा था, ठीक है। 1/2 हिस्सा था। मान लेते हैं कि यह खेत जो है यह 4 बीघा है और यह खेत भी 4 बीघा है, अर्थात दोनों खेत मिलाकर कितने हैं? 4 + 4 = 8 बीघा, ठीक है। तो 8 बीघा में इस व्यक्ति की कितनी थी? 4 बीघा थी, ठीक है। इस व्यक्ति की 4 बीघा थी और इस व्यक्ति की भी इसमें 4 बीघा ज़मीन थी, ठीक है। अब इस व्यक्ति की मृत्यु के बाद में जब इन लोगों के नाम इसमें दर्ज होंगे, तो इन तीनों लोगों की इस खाते में कितनी ज़मीन रहेगी? 4 बीघा ज़मीन रहेगी, अर्थात जो इसके पिता को प्राप्त थी ज़मीन, वही ज़मीन इन लोगों को प्राप्त होगी। तो ऐसी स्थिति में या तो यह व्यक्ति, ठीक है, यह व्यक्ति या ये तीनों लोग जो है, इनमें से कोई भी व्यक्ति जो है अपना 4 बीघा हिस्सा जो है ये तीनों प्राप्त करने के लिए या इन तीनों में 4 बीघा का विभाजन करवाने के लिए और 4 बीघा ज़मीन जो है इस व्यक्ति को देने के लिए कहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, उसको भी आगे हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो उसके लिए जो है ये लोग क्या कर सकते हैं? कौन लोग? ये लोग जो है या फिर ये व्यक्ति जो है ये क्या कर सकता है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, कौन सी? मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 178 के तहत कहाँ पर? तहसीलदार के समक्ष आवेदन पेश कर सकते हैं। अगर यह व्यक्ति जो है ये तहसीलदार के समक्ष आवेदन पेश करेगा तो इन लोगों को नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। या इनमें से कोई व्यक्ति या सभी लोग जो है ये तहसीलदार के समक्ष आवेदन पेश करते हैं, तो इस स्थिति में इस व्यक्ति को नोटिस दिया जाएगा। उसके बाद में क्या होगा? विज्ञप्ति का प्रकाशन होगा, ठीक है। विज्ञप्ति का प्रकाशन होगा। विज्ञप्ति का प्रकाशन होने के बाद में 30 दिन बाद, ठीक है, जैसे ये आवेदन पेश करते हैं या यह व्यक्ति जो आवेदन पेश करता है, तो पहली पेशी जो लगेगी वह आवेदन पेशी दिनांक से, जिसे मान लेते हैं कि आवेदन 1/11/2025 को पेश होता है, तो अगली पेशी इसमें जो लगेगी वह या तो 2/12/2025 लगेगी या इस 2/12 के बाद की तिथि लगेगी, अर्थात इस तारीख से, जिस तारीख को आवेदन पेश किया है उस तारीख से 1 महीने बाद की पेशी लगेगी और विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जाएगा। जब विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जाएगा उसके बाद में अगर ये लोग आवेदन पेश करते हैं तो इसको नोटिस दिया जाएगा तहसीलदार के द्वारा, और यह व्यक्ति अगर आवेदन पेश करता है तो इन लोगों को नोटिस दिया जाएगा। उसके बाद में क्या होगा कि अगर इस व्यक्ति ने आवेदन पेश किया है तो जब इन लोगों को नोटिस दिया गया है तो ये लोग तहसीलदार के समक्ष नियत पेशी दिनांक को, अर्थात नोटिस में जो तारीख दी गई है उस तारीख को उपस्थित होंगे, और अगर इन लोगों ने आवेदन पेश किया है तो इसको नोटिस दिया जाएगा और नियत पेशी दिनांक को यह व्यक्ति जो है तहसीलदार के समक्ष, जो नोटिस में तारीख दी गई है उसको तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होगा। अब वहाँ पर उपस्थित होने के बाद में जिस भी व्यक्ति ने आवेदन पेश किया है उस व्यक्ति को, विपक्षी को, अर्थात जैसे इस व्यक्ति ने आवेदन दिया है तो इन लोगों को, और इन लोगों ने अगर आवेदन दिया है तो इस व्यक्ति को जो आवेदन पेश किया है और जो नकलें संलग्न की है, जो दस्तावेज पेश किए हैं, उनकी प्रति प्रदान की जाएगी, अर्थात एक नकल जो है, एक फोटोकॉपी जो है वह इनको प्रदान की जाएगी। अब आप लोगों को क्या ध्यान रखना है
कि जब भी आप कोई आवेदन पेश करें तो उसके साथ में जो दस्तावेज आप लगाएं उन दस्तावेजों की एक फ़ोटोकॉपी आपको स्वयं को अपने पास रखना है। कहाँ पर रखना है? अपने पास रखना है, या अगर आपने अधिवक्ता नियुक्त किए हैं तो अधिवक्ता स्वयं अपने पास में उसको रखेंगे, ठीक है। क्योंकि जब भी विपक्षी तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जो विपक्षी है उसे एक प्रति जो है वह देनी होती है। उसके बाद में विपक्षी जो है अगली पेशी दिनांक को, ठीक है, क्या करता है? अगली पेशी दिनांक को जो है तहसीलदार के समक्ष जो आवेदन पेश हुआ है उसका जवाब प्रस्तुत करता है। कैसे? अगर इस व्यक्ति ने आवेदन पेश किया है तो ये लोग जवाब देंगे, और अगर इन लोगों ने आवेदन पेश किया है तो यह व्यक्ति जो है यह जवाब प्रस्तुत करेगा। जवाब प्रस्तुत करने के बाद में अगर तहसीलदार को लगता है कि इसमें कोई आपत्ति आई है, ठीक है, या अन्य लोगों के द्वारा जब जैसे विज्ञप्ति जारी होती है, ठीक है, विज्ञप्ति जारी होती है तो विज्ञप्ति के बाद में अगर किसी व्यक्ति की कोई आपत्ति आती है तो उस आपत्ति का निराकरण भी तहसीलदार के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद में मौजा पटवारी से, किससे? मौजा पटवारी अर्थात जो गांव का पटवारी है, इस ज़मीन और इस ज़मीन के गांव का जो पटवारी है वह व्यक्ति जो है वह क्या करेगा? फर्द प्रस्तुत करेगा। कहाँ पर फर्द प्रस्तुत करेगा? तहसीलदार के समक्ष जो है फर्द प्रस्तुत करेगा। फर्द प्रस्तुत होने के बाद में उस फर्द पर आपत्ति और सहमति की पेशी नियत होगी। कहाँ पर? तहसीलदार के समक्ष जब फर्द आ जाएगी, ठीक है, फर्द आ जाएगी तो वहाँ पर अगर इस व्यक्ति ने आवेदन पेश किया है तो इन लोगों की आपत्ति और सहमति के लिए पेशी नियत की जाएगी, और अगर इस व्यक्ति ने या इनमें से किसी भी व्यक्ति ने अगर आवेदन पेश किया है, इनमें से किसी भी व्यक्ति ने आवेदन पेश किया है तो इस व्यक्ति की आपत्ति और सहमति के लिए तहसीलदार के समक्ष पेशी नियत होगी, और उस पेशी दिनांक को अगर तहसीलदार के समक्ष किसी प्रकार की आपत्ति आती है या सहमति बन जाती है, अगर आपत्ति आती है तो तहसीलदार उस आपत्ति का निराकरण करेगा, और अगर तहसीलदार को लगता है कि इसमें किसी प्रकार का स्वत्व का प्रश्न है, क्या है? स्वत्व का प्रश्न है, तो तहसीलदार जो उस प्रकरण को क्या करेगा? 3 माह के लिए, कितने दिन के लिए? 3 माह के लिए स्वत्व का निर्धारण करवाने के लिए, ठीक है, स्वत्व का निर्धारण करवाने के लिए सिविल न्यायालय जाने के लिए कहेगा। कहाँ पर? सिविल न्यायालय के लिए जाने के लिए कहेगा। किस व्यक्ति को कहेगा? जिस भी व्यक्ति को उसमें स्वत्व का प्रश्न दर्शित होता है, अर्थात जो व्यक्ति कहता है कि मुझे इसमें स्वत्व का निराकरण करवाना है ज़मीन के संबंध में, तो उस व्यक्ति को सिविल न्यायालय जाना पड़ेगा, ठीक है। 3 माह में अगर कोई व्यक्ति जो है सिविल न्यायालय से स्टे लेकर नहीं आता है, क्या लेकर नहीं आता है? अगर सिविल न्यायालय से स्टे लेकर नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार क्या करेगा कि उस प्रकरण की फिर से सुनवाई शुरू कर देगा। किस प्रकरण की? जो या तो इस व्यक्ति ने पेश किया है या इन लोगों ने पेश किया है, उसकी फिर से सुनवाई तहसीलदार के समक्ष शुरू हो जाएगी। उसके बाद में क्या होगा कि जो फर्द आई है, ठीक है, और जो आवेदन है और जो हिस्सा आवेदक का बनता है उस हिस्से का बंटवारा जो है कर दिया जाएगा। जैसे कि कैसे? इस व्यक्ति ने अगर आवेदन पेश किया है तो जैसा हमने पहले समझा था कि इस ज़मीन में और इस ज़मीन में इस व्यक्ति का कितनी ज़मीन आती है? 4 बीघा ज़मीन आती है, ठीक है। कितनी आती है? 4 बीघा ज़मीन आती है। तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति को 4 बीघा ज़मीन दे दी जाएगी और इन तीनों के हिस्से में 4 बीघा ज़मीन रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से तहसीलदार जो है वह आदेश पारित कर सकता है। अगर यह व्यक्ति जो है यह चाहता है कि मुझे इस ज़मीन में से भी 1/2 चाहिए और इस ज़मीन में से भी 1/2 चाहिए, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार जो है वह 1/2 अर्थात 2 बीघा इसमें से दे देगा और 2 बीघा ज़मीन जो इसमें इस व्यक्ति को अपने हिस्से में दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और समझने की है कि जैसे अगर इस व्यक्ति की मृत्यु होती है और यह व्यक्ति जीवित है, तो ऐसी स्थिति में जब इस व्यक्ति के मरने के बाद में इन लोगों के नाम इस खाते में दर्ज होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर नाम कितने हो जाएंगे? 3 लोग तो ये और एक ही है, ठीक है। कितने हो गए? 4 लोग। तो अब ऐसा नहीं होगा कि 8 बीघा ज़मीन जो है तो उसमें से 2-2 बीघा इन तीनों को मिल जाएगी और 2 बीघा केवल इस व्यक्ति को मिलेगी, क्योंकि इन लोगों को जो हिस्सा मिलेगा वह केवल अपने पिता से प्राप्त हिस्सा जो है वही इन लोगों को मिलेगा। अब आपको आवेदन पत्र के साथ में कौन कौन से दस्तावेज लगाने चाहिए उसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो देखिए, जब आप आवेदन लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले इस ज़मीन और इस ज़मीन की खसरा और खतौनी आपको निकालनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जब आप लोगों के नाम दर्ज है, अर्थात इन अगर भतीजों के नाम दर्ज है तो इन सभी लोगों को या तो आवेदक बनना चाहिए, कहाँ पर? तहसीलदार के समक्ष जो आवेदन पेश हुआ है, या इनमें से कोई भी व्यक्ति जो है वह आवेदक बन सकता है। लेकिन जितने भी लोगों के नाम उस खाते में दर्ज है उनको पक्षकार बनाया जाना जरूरी है। या तो आप उनको आवेदक बनाएं, क्या बनाएं? या तो आप उनको आवेदक बनाएं या फिर उनको क्या बनाएं?
अनावेदक बनाएं, ठीक है। लेकिन आपको उनको पक्षकार बनाया जाना ज़रूरी है। जब आप आवेदक और अनावेदक के रूप में पक्षकार बना देते हैं तो आपको खसरा और खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि जो है वह आवेदन के साथ में पेश करनी चाहिए, और उस आवेदन पत्र को आप लोक सेवा गारंटी के माध्यम से तहसीलदार के समक्ष पेश कर सकते हैं। कौन सी सेक्शन में? 178 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आपका आदेश जो है तहसीलदार के द्वारा कर दिया जाएगा तो उसकी एक कापी जो है वह किसको भेजी जाएगी? पटवारी को, ठीक है। पटवारी को उसकी कापी भेजी जाएगी और पटवारी जो है इस जमीन के सरकारी कागज में आपका जो है बंटवारे का अमल कर देगा। तो इस प्रकार से बंटवारे की पूरी प्रक्रिया रहती है कि चाचा और भतीजे के बीच में ज़मीन का बंटवारा कैसे होता है। तो मैं विश्वास रखता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।